नमस्कार दोस्तों। रिजर्व बैंक ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है और उसी में थोड़ी आपसे बातचीत करना चाहता हूं मैं कि इस आरबीआई पॉलिसी को कैसे समझना है और इसका इकोनॉमी पर क्या असर होगा और आरबीआई ने क्या गाइडेंस दिया है, किस तरीके की बातें गवर्नर साहब ने करी हैं। तो आरबीआई पॉलिसी का जो एक पूरा इंतजार मार्केट को था कि कुछ लोग क्या काफी इकोनॉमिस्ट ये होप करने लगे थे कि एक रेट कट होगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गया था। लेकिन आरबीआई ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बाजार की जो काफी सेक्शंस की उम्मीदें थी उसके उलट उन्होंने उसको बिल्कुल न्यूट्रल रखा है, कोई चेंज नहीं किया। तो उन्होंने जो फैसला लिया है उसमें रेपो रेट 5.5% पर स्टेबल रखा है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम आधे परसेंट की कटौती कर दी थी। तो और उन्होंने पिछली बार कहा भी था कि हमने फ्रंट लोडिंग की है, अब इस साल शायद कटौती ना करनी पड़े, लेकिन अगर डेटा या वक्त की जरूरत हुई, ग्रोथ के लिए जरूरी हुआ, तो रेट कट हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड है, नहीं करेंगे, लेकिन लार्जली मान के चलना चाहिए कि उन्होंने इस साल का कोटा पूरा कर दिया। तो उन्होंने रेपो रेट को एज इट इज 5.5% पे बरकरार रखा। दूसरा, उन्होंने जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आउटलुक दिया है वो FY26 यानी इस पूरे साल के लिए 3.1% का उन्होंने रखा है। Q2 में उनका मानना है कि 2.1% इन्फ्लेशन रहेगा, Q3 में 3.1% रहेगा, Q4 में 4.1% रहेगा। कई जगहों पे यानी चौथी तिमाही तक आते आते शायद फूड इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इसलिए वो Q4 का आउटलुक बढ़ा के दे रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने जीडीपी का आउटलुक 6.5% पे बरकरार रखा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। अब इन तीनों जो कोर डेटा है इसको कैसे समझें। अब आप पहले देखते हैं रेपो रेट 5.5% पर उन्होंने स्टेबल रखा। उसके पीछे तर्क ये है कि अभी पिछली पॉलिसी में ही हमने आधा परसेंट कट किया था और जो उसका ट्रांसमिशन है यानी बैंकों को जो पास ऑन करना है कंज्यूमर को, वो भी पूरी तरह हुआ नहीं है। एक अनुमान है मोटा माटी की, अगर मान लीजिए 100% किया जाना था तो उसमें से 70% के आसपास हुआ, यानी अभी पूरी तरीके से ट्रांसमिट हुआ नहीं है। इसलिए अभी तत्काल काटने की जरूरत नहीं है और बहुत लिक्विडिटी है सिस्टम में। बैंकों के पास बहुत लिक्विडिटी है और इंडिविजुअल्स के पास भी काफी लिक्विडिटी है। रूरल इकोनॉमी में लोगों के हाथ में पैसे हैं, तो इसलिए सिस्टम में लिक्विडिटी की इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए रेट कट की अभी तत्काल जरूरत नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो साल भर के लिए 3.1% रहेगा। और आप देखिए Q2, Q3, Q4 का उन्होंने अनुमान लगाया। Q4 में उन्होंने बढ़ते हुए लगाया है। Q1 FY27 का भी उन्होंने जो अंदाजा दिया है उसमें उन्होंने काफी बढ़ा के दिया, 4.9% के आसपास दिया। यानी कहीं ना कहीं ये एक आशंका है कि आगे जाते हुए फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ सकता है। अब ये आंकड़े देखिए लिखत पढ़त में तो बहुत सही लगते हैं, लेकिन जब आप निजी तौर पे देखते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ इन्फ्लेशन दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है। ये नंबर बहुत दिग्भ्रमित करते हैं मुझे। ये मेरी निजी राय है, आरबीआई से डिसएग्री कर सकता है, ये कोई भी इकोनॉमिस्ट मुझे समझाएगा कि वो बेस इफेक्ट है और ये इफेक्ट है, वो इफेक्ट है। घर से नीचे उतरिए, 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और पता नहीं कौन सा नंबर है ये। तो इन्फ्लेशन रियल में जो अगर आप देखेंगे ग्राउंड पे तो बहुत ज्यादा है और इसीलिए कंजम्पशन की दिक्कत नहीं आ रही। आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। जीडीपी का आउटलुक 6.5% पे उन्होंने बरकरार रखा है। तो 6.5% जीडीपी और 3.1% का इन्फ्लेशन दोनों को जोड़िए तो होता है 9.6%। और इसमें पौना से 1% डिविडेंड जोड़ लीजिए तो वो 10.1 10.2% के आसपास बैठता है। यानी आपका मार्केट 10% से ऊपर रिटर्न नहीं देने वाला है। ये बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं कि मार्केट से बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद इस साल कम से कम मत रखिएगा एज पर दिस डेटा। और केवल दिस डेटा नहीं, आप बाकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स देखेंगे तो उसमें भी आपको तस्वीर ऐसी ही दिखेगी। आरबीआई ने कहा कि अपनी कमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा कि द हेडविंड्स मतलब आगे जो रुकावटें बाधा है इमिनेटिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यानी जो तमाम देशों के बीच में आपस में झगड़े फसाद चल रहे हैं, तनाव चल रहा है जियोपॉलिटिकल, उसका परसिस्टेंट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं टैरिफ को लेकर के, व्यापार को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के वो, और वोलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट मतलब बॉन्ड मार्केट स्पेशली अगर आप देखें और इक्विटी मार्केट, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव
आपको देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से ग्रोथ आउटलुक में ये एक हिंड्रेंस है और ये एक रिस्क, एक चुनौती बनाते हैं। ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि इस समय दुनिया में जो ग्रोथ को लेकर के आउटलुक होना चाहिए, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। बाधाएं आप जानते ही, सबसे बड़ी बाधा तो इस समय टैरिफ की है कि ट्रम्प साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, हर देशों के साथ अलग अलग कर रहे हैं, और भारत के साथ तो उन्होंने बहुत ज्यादा तल्खी के साथ पेश आए और उन्होंने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे और जो रूस से आप तेल खरीद रहे हैं उसके ऊपर और ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे और बहुत जल्द उसका ऐलान होने वाला है। फार्मा सेक्टर पे वो बहुत बड़ी पेनल्टी या टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो काफी कुछ इस फ्रंट पे उथल पुथल मची हुई है, जिसको इस स्टेटमेंट में आप अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अबव नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून, लोअर इन्फ्लेशन, राइजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड congenial financial condition continue to support domestic economic activity। इसका मतलब ये हुआ कि मॉनसून उनको ठीक दिख रहा है आरबीआई को, इन्फ्लेशन नीचे है जो उनका आंकड़ा ही दिखा रहा है, कैपेसिटी राइज करें, यानी जो जो कैपेसिटी है कंपनियों की, जो फैक्ट्रियों की, जो जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री 100 खिलौने बना सकती है पूरी फुल कैपेसिटी में, अगर वो पहले 50 बना रही थी तो अब वो करीब पहुंच गई 70-80 के, क्योंकि 80 के बाद फिर कैपेक्स शुरू हो जाता है। तो उनका कहना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी फुल फ्लेजेड फैक्ट्रियां चल रही हैं और फाइनेंशियल कंडीशन कंटिन्यू टू सपोर्ट डोमेस्टिक एक्टिविटी। और जो फाइनेंशियल कंडीशन है मोटा माटी उनको ठीक लगती है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सही है। इसको इसको ब्रेक डाउन करूं मैं, तो आप एक बात समझिए हमेशा कि मनी फ्लो जो होता है ना, पैसे का प्रवाह, वही तय करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है, मार्केट कैसा चल रहा है और हमारी आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। यानी एक तरफ से पैसा आता है, बीच में हम हैं और फिर इधर खर्च होता है। यही बेसिकली सप्लाई चेन है मनी की। तो सिस्टम में अगर लिक्विडिटी बहुत है तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक मानी जाएगी। अब ये अलग बात है कि आपके पास कम है उनके पास ज्यादा, वो एक अलग इशू है, वो अलग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी नहीं है। तो ये उनके स्टेटमेंट थे। अब इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डाल के समझते हैं कि एक तो अगर वो ग्रोथ का आंकड़ा 6.5% पे ही रखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा भारत को पुश देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस ग्रोथ रेट पे आप बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिनसे मैंने बात की है तो उन्होंने इसको न्यू नॉर्मल मान लिया है। हालांकि ये न्यू नॉर्मल जिंक्स है, 7% से ऊपर हमारी जीडीपी जा नहीं पाती सस्टेन बेसिस पे, और बहुत लोगों ने तो इसको स्वीकार कर लिया खुशी खुशी की 6.5 कम थोड़ी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा पुश की जरूरत है। अगर हम 5-10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो 6.5 से काम शायद नहीं चलेगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो एक तो वो है, तो उसको थोड़ा पुश देने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो तर्क बहुत सारे लोगों का था कि इन्फ्लेशन अगर इतना कम हो गया, अगर इतनी नीचे इन्फ्लेशन रेट आ गई है तो फिर ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए थी। अब क्यों नहीं काटी उन्होंने ब्याज दरों में कटौती? क्योंकि उनका अपना तर्क है कि अभी पूरी तरीके से पास ऑन नहीं हुआ है और आगे जाते हुए हो सकता है। तो इसलिए सिस्टम में लिक्विडिटी अगर भरपूर है तो ब्याज दरें काटने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहिए। हमने कल ही बात की थी अभय अग्रवाल से। उन्होंने बताया कि ग्राउंड पे जाइए तो कंजम्पशन थोड़ा सा नरम देखने को मिल रहा है। फेस्टिव सीजन में उतना जोश नहीं है, उतना गर्मी नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए, क्योंकि लोगों के हाथ में शायद पैसे नहीं है। ये एक पहेली भी है कि लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कंजम्पशन, क्या रीजन है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। क्या लोग पैसे जो मिल रहे हैं उनको बचा के अपने पास रख रहे हैं? क्योंकि टैक्स बेनिफिट भी दिया गया है 12 लाख तक की, 12 लाख रादर 12,75,000 70,000 तक की टैक्स फ्री होगी इनकम। फिर भी सिस्टम में उतना पैसा कंजम्पशन नहीं दिख रहा है। वो हमने सेल्स में भी देखा, आपने अभी अर्निंग सीजन में भी देखा, ग्राउंड पे भी दिख रहा है, फेस्टिव सीजन भी बहुत जोरदार नहीं दिख रहा है। तो क्या कंजम्पशन बूस्ट के लिए हमें इंटरेस्ट रेट घटाने चाहिए थे? ये डिबेटेबल हो सकता है, विद्वानों के बीच में, अर्थशास्त्रियों के बीच में इस पे चर्चा है। कई सारी इंटरनेशनल फर्म्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका ये मानना है कि रियल रेट भारत में काफी ऊपर है अभी भी। उसको नीचे लाने की जरूरत है, तभी एक मैसिव कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। क्योंकि मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम जब आएगी तो मैं पहले बचाऊंगा, रेनी डेज के लिए रखूंगा, फिर मैं खर्च करूंगा। तो एक तर्क वो दिख रहा है। अब वो लॉजिकली भी लगता है कि अगर 2-3% इन्फ्लेशन है आपका तो आप रेट और काटिए ना, फिर क्यों नहीं काट रहे हैं आप जबरदस्त रेट काटिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना नीचे है।
बट एक्चुअल इन्फ्लेशन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो वो नहीं है। तो शायद ये एक अनकही बात है जो हर आदमी समझता है कि आपको नंबर्स में भले ही 2-3% दिख रही हो, लेकिन वास्तव में इन्फ्लेशन भारत में बहुत ज्यादा है। मैं ये अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ, बात करके कह रहा हूँ, और आप सब इससे रिलेट कर रहे होंगे कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब आप ट्रेवल करते हैं, जब आपके मेडिकल एक्सपेंसेस देखे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा है। आपको हमारे यहाँ जो आउट ऑफ द पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है, जबकि पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुए हैं, उसके बावजूद बहुत ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन कहीं कम वम होता हुआ हमको तो नहीं दिख रहा भाई। तो इसलिए इन्फ्लेशन अगर नीचे नहीं है, खाली नंबर में दिख रहा है, बेस इफेक्ट दिख रहा है, पता नहीं क्या दिख रहा है, तो शायद ये फैसला सही हो सकता है। लेकिन अगर इसी को हम बेस मान लें तो इसका रिपरकशंस आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो शायद आरबीआई ने इसी लिहाज से लिया होगा। और आरबीआई या कोई भी इंस्टीट्यूशनल संस्था हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव होती है। जब तक उसके पास पुख्ता आंकड़े नहीं आ जाते, जब तक डेटा नहीं आ जाते, तब तक वो कोई कदम उठाते नहीं है। तो अगर इन्फ्लेशन का डेटा ये आ रहा तो फिर वो क्यों अभी इतना ज्यादा नीचे नहीं लाएंगे ब्याज दरें, हमें ऐसा लगता है। फेस्टिवल सीजन देखेंगे, अगर वहां पे बहुत ज्यादा हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से कम शॉपिंग, तो शायद आगे जाते हुए आरबीआई इस पर कोई कदम उठाए। तो आरबीआई की ये जो पॉलिसी है पूरी, ये आप कह सकते हैं नॉन इवेंट थी, क्योंकि उसमें कोई बड़ी चीज ना उन्होंने फैसला लिया ना कहा, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव और हो सकता था, जो रेट कट मान लो नहीं भी करते तो भी बहुत सारे लोगों की ये मांग थी कि जो माइक्रो फाइनेंस पे इतनी सख्ती की गई थी शक्तिकांता दास जी के समय, वहां पे थोड़ा ईज करें, रियल एस्टेट को थोड़ा वेटेज कम करें, लोगों के हाथ में जाए पैसा, थोड़ा दाम वाम कम हो तो लोग खरीदें। क्योंकि रियल एस्टेट में लग्जरी वाले में तो ग्रोथ दिख रही, लेकिन जो मास हाउसिंग है या 50-60 लाख 70 लाख वाले जो घर हैं, उनकी बिक्री लगातार गिरी। लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि न्यू लॉन्चेस घट गए हैं और सेल भी घटी है रियल एस्टेट की। तो उसको भी पुश देने की जरूरत है। और इकोनॉमिक डेटा हमेशा लैग से आता है, मतलब थोड़ा देर से आता है। जो कदम आज आप उठाएंगे, इसका इम्पैक्ट आपको 3-6 महीने बाद दिखेगा। मुझे याद है कि एक आईएसबी के प्रोफेसर के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था, काफी पहले की बात है। उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही थी माइक्रो फाइनेंस पे। जब आपको याद होगा, एक दौर था कि ऐसा कहा जा रहा था कि लोग बहुत सारा पर्सनल लोग के शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे बांटे जा रहे हैं बैंकों और माइक्रो फाइनेंस की ओर से, नॉन बैंक एनबीएफसी की ओर से। तो उसको कर्टेल करने के लिए उन्होंने थोड़ी सख्ती बरती थी। उसके बाद से वो एकदम कम हुआ है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पर्सनल लोन, इंडस्ट्रियल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, सबकी ग्रोथ काफी तेजी से गिरी है। हमने लगातार अपने कई शोज में आपको ग्राफ दिखाया भी है कि लोन ग्रोथ टेपर हुई है। अब यहाँ पे अगेन ये चीज देखनी चाहिए कि डिटेलिंग में जाकर के आप अगर चीजों को देखेंगे चैनल चेक के तौर पे, तो आपको दूसरी तस्वीर दिखेगी। लेकिन मोटे नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ कभी भी आपकी नॉमिनल ग्रोथ से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपकी रियल जीडीपी 6.5% है, इन्फ्लेशन 3% है, तो 9-9.5% बैठता है, तो आपकी क्रेडिट ग्रोथ भी 11-12% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ग्रोथ होगी तभी तो क्रेडिट ग्रोथ होगी। तो ये एक्सपेक्ट करना कि 15-16% की क्रेडिट ग्रोथ होगी, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। तो मोटे नंबर्स में भी तकलीफ दिख रही है और ग्राउंड पे भी तकलीफ दिख रही है। तो ये आरबीआई के लिए, सरकार के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। क्योंकि Q1 की अर्निंग्स में ये बात साफ निकल के आ गई है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं है। सब 10% ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए मार्केट पे आप इसका प्रेशर देख रहे हैं। दूसरा जो टैरिफ का इशू है, वो बहुत बड़ा है, बहुत अनसर्टेनिटी है। किस कंपनी पर कितना असर पड़ेगा, ये मैंने, आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि 31 मार्च तक आपको कुछ नहीं करना है, फिर हमने कहा था 30 जून तक कुछ नहीं करना है। तो यही मेरा एक हाईलाइट था कि टैरिफ का कितना इंपैक्ट किस कंपनी पर पड़ेगा, ये आज ना मैं बता सकता हूं, ना स्वयं वो कंपनी बता सकती है, ना उसका सीएफओ बता सकता है। क्योंकि जब इंप्लीमेंट होगा हमको तब पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ का इंपैक्ट आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ला के बनाते हैं, कोई चीज चाइना से आ रही है तो उधर की टैरिफ का इंपैक्ट होगा, हमारे यहाँ बनेगी तो हमारे यहाँ का इंपैक्ट होगा। तो नेट इंपैक्ट हमको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये टैरिफ लग नहीं जाता। तो इसलिए एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। और इसी वजह से
मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आरबीआई ने अपनी एक चूंकि बाई मंथली पॉलिसी उनको लानी थी, ला दिया, एक आउटलुक हमें बता दिया है, लेकिन ये पॉलिसी नॉन इवेंट बन के रह गई और मार्केट में हाउस डिवाइडेड था। कुछ लोग कह रहे थे कि कटना चाहिए रेट, कुछ लोग कह रहे थे नहीं कटना चाहिए। तो अब आप अपने अपने हिसाब से आप लोग खुश हो जाइए, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले तिमाहियों में, यानी जो इसके बाद बाई मंथली पॉलिसी आएगी, उसमें कोई कड़ा कदम आरबीआई को दिल पे पत्थर रख के ही चाहे उठाना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन अगर ड्राइव नहीं हो रहा है तब बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ नॉमिनल बेसिस पे भी अगर 10% को पार नहीं कर रही तो ये एक चिंता की बात होनी चाहिए। तो ये हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ा शेयर करूं कि इस क्रेडिट पॉलिसी को कैसे देखना चाहिए और आगे जाते हुए आगे तस्वीर कैसी बनेगी, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन आपसे निवेदन है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।